हमारी सरकार ने जो कदम उठाए, हमारी राज्य सरकारों ने जो कदम उठाए, और आज देख रहे हैं मध्य प्रदेश में किस प्रकार से किसानों की भलाई के लिए काम हो रहे हैं, वो पूरी तरह किसानों को समर्पित है। अगर मैं वो सारे कदम गिनाने जाऊं तो शायद समय बहुत कम पड़ जाएगा, लेकिन मैंने कुछ उदाहरण इसलिए दिए ताकि आप हमारी सरकार की नीयत को परख सकें, हमारे ट्रैक रिकॉर्ड को देख सकें, हमारे नेक इरादों को समझ सकें। और इसी आधार पर मैं विश्वास से कहता हूं कि हमने हाल में जो कृषि सुधार किए हैं उसमें अविश्वास का कारण ही नहीं है, झूठ के लिए कोई जगह ही नहीं है। मैं अब आपसे कृषि सुधारों के बाद बोले जा रहे सबसे बड़े झूठ के बारे में बात करूंगा। बार बार उस झूठ को दोहराया जा रहा है, जोर जोर से बोला जा रहा है, जहां मौका मिले वहां बोला जा रहा है, बिना सिर पर बोला जा रहा है। जैसे मैंने पहले कहा था, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का काम हमारी ही सरकार ने किया। अगर हमें एमएसपी हटानी होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते भाई? आपने भी नहीं की थी, हम भी नहीं करते। हमने तो ऐसा नहीं किया, हमने तो लागू की। दूसरा, ये हमारी सरकार एमएसपी को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार बुवाई से पहले एमएसपी की घोषणा करती है। इससे किसान को भी आसानी होती है, उन्हें भी पहले पता चल जाता है कि इस फसल पर इतनी एमएसपी मिलने वाली है। वो कुछ बदलाव करना चाहता है तो उसे सुविधा होती है। साथियों, 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया जब ये कानून लागू किए गए। ये कानून तो लागू हो चुके थे, 6 महीने पहले हो चुके थे। कानून बनने के बाद भी वैसे ही एमएसपी की घोषणा की गई जैसे पहले की जाती थी। कोरोना महामारी से लड़ाई के दौरान भी ये काम पहले की तरह किया गया। एमएसपी पर खरीदी भी उन्हीं मंडियों में हुई जिनमें कानून बनने से पहले होती थी, कानून बनने के बाद भी वही हुई। अगर कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी की घोषणा हुई, एमएसपी पर सरकारी खरीदी हुई, उन्हीं मंडियों में हुई, तो क्या कोई समझदार इस बात को स्वीकार करेगा कि एमएसपी बंद हो जाएगी? और इसलिए मैं कहता हूं, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता। और इसलिए मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। साथियों, अब मैं आपको जो आंकड़े दे रहा हूं वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। पिछली सरकार के समय गेहूं पर एमएसपी थी 1400 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार प्रति क्विंटल गेहूं पर 1975 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय धान पर एमएसपी थी 1310 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार प्रति क्विंटल धान पर करीब 1870 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार में ज्वार पर एमएसपी थी 1520 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार ज्वार पर प्रति क्विंटल 2640 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय
मसूर की दाल पर एमएसपी थी 1950 रुपये। हमारी सरकार प्रति क्विंटल मसूर दाल पर 5100 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय चने पर एमएसपी थी 3100 रुपये। हमारी सरकार अब चने पर प्रति क्विंटल 5100 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय तूर दाल पर एमएसपी थी 4300 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार तूर दाल पर प्रति क्विंटल 6000 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय मूंग दाल पर एमएसपी थी 4500 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार मूंग दाल पर करीब 7200 रुपये 7200 रुपये एमएसपी दे रही है। साथियों, ये इस बात का सबूत है कि हमारी सरकार एमएसपी समय समय पर बढ़ाने को कितनी तवज्जो देती है, कितनी गंभीरता दे देती है। एमएसपी बढ़ाने के साथ ही सरकार का जोर इस बात पर भी रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अनाज की खरीदारी एमएसपी पर की जाए। पिछली सरकार ने अपने 5 साल में किसानों से लगभग 1700 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा था। ये आंकड़े याद रखना। हमारी सरकार ने अपने 5 साल में 3000 लाख मैट्रिक टन धान किसानों से एमएसपी में खरीदा, करीब करीब डबल। पिछली सरकार ने अपने 5 साल में करीब 3.25 लाख मैट्रिक टन तिलहन खरीदा था। हमारी सरकार ने अपने 5 साल में 56 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा एमएसपी पर खरीदा है। अब सोचिए, कहां 3.25 लाख और कहां 56 लाख। यानी हमारी सरकार ने न सिर्फ एमएसपी में वृद्धि की, बल्कि ज्यादा मात्रा में किसानों से उनकी उपज को एमएसपी पर खरीदा है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है कि किसानों के खाते में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा पैसा पहुंचा है। पिछली सरकार के 5 साल में किसानों को धान और गेहूं की एमएसपी पर खरीदने के बदले में 3,74,000 करोड़ रुपए मिले थे। हमारी सरकार ने इतने ही साल में गेहूं और धान की खरीद करने किसानों को 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए हैं। साथियों, राजनीति के लिए किसानों का उपयोग करने वाले लोगों ने किसान के साथ क्या बर्ताव किया, इसका एक और उदाहरण है दलहन की खेती। 2014 के समय को याद कीजिए, किस प्रकार देश में दालों का संकट था। देश में मचे हाहाकार के बीच दाल विदेशों से मंगाई जाती थी। हर रसोई का खर्च दाल की बढ़ती कीमतों के साथ बढ़ रहा था। जिस देश में दुनिया में सबसे ज्यादा दाल की खपत है, उस देश में दाल पैदा करने वाले किसानों को तबाह करने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं रखी थी। किसान परेशान था और वो मौज ले रहे थे। जो दूसरे देशों से दाल मंगवाने के काम में उनको मजा आता था। ये बात मैं मानता हूं कि कभी कभार प्राकृतिक आपदा आ जाए, अचानक कोई संकट आ जाए, तो विदेश से दाल मंगवाई जा सकती है। देश के नागरिकों को भूखा नहीं रखा सकता। लेकिन हमेशा ऐसा क्यों हो? साथियों, ये लोग दाल पर ज्यादा एमएसपी भी नहीं देते थे और उसकी खरीद भी नहीं करते थे। हालत ये थी कि 2014 से पहले के 5 साल, उनके 5 साल, उन्होंने
सिर्फ 1.5 लाख मैट्रिक टन दाल ही किसानों से खरीदी। 1.5 लाख मैट्रिक टन, ये आंकड़ा याद रखिए भाइयों बहनों, सिर्फ 1.5 लाख मैट्रिक टन दाल खरीदी। जब 2014 में हमारी सरकार आई तो हमने नीति भी बदली और बड़े निर्णय भी लिए। हमने किसानों को भी दाल की पैदावार के लिए प्रोत्साहित किया। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार ने किसानों से पहले की तुलना में 112 लाख मैट्रिक टन, मैं दोबारा बोलता हूं, 112 लाख मैट्रिक टन दाल एमएसपी पर खरीदी। सोचिए, 1.5 लाख उनके जमाने में, वहां से हम सीधे ले गए 112 लाख मैट्रिक टन। उन लोगों ने अपने 5 सालों में दाल किसानों को, दाल पैदा करने वाले किसानों को कितना रुपया दिया? 650 करोड़ रुपए। हमारी सरकार ने क्या किया? हमने करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए दाल पैदा करने वाले किसानों को दिया। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সামনে কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, জেলা সভাপতিদের নিয়ে জিতেন প্রসাদের বৈঠক এবং সেখানেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে। কথা বলবো, রয়েছেন প্রতিনিধি বিশ্বজিৎ। বিশ্বজিৎ, কেন এই স্লোগান ঠিক হয়েছিল কি? দেখো, যে কংগ্রেসের রোহন মিত্রের নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন তারা ঢুকেছেন কংগ্রেস বিধান ভবনে এবং সেখানে তখন মিটিং চলছিল জেলা সভাপতিদের সঙ্গে। জিতিন প্রসাদ, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে আইসিসি অবজারভার, তিনি মিটিং করছিলেন এবং সেই মিটিং শেষ না হওয়ার আগেই দরজা ঠেলে রীতিমতো কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা তারা ঢুকে পড়েন এবং তারা সোমেন মিত্র ও রোহন মিত্রের নামে স্লোগান দেন, পাশাপাশি জিতিন প্রসাদের নামেও স্লোগান দেন। তাদের একটাই বক্তব্য যে তাদের সঙ্গে দেখা করার যে সময় দেওয়া হয়েছিল সেই সময় অতিবাহিত হওয়ার অনেকক্ষণ পরেও তাদের সঙ্গে ডাক আসেনি এবং সেই ক্ষোভেই তারা সেখানে ঢুকে পড়েন। তবে প্রদেশ কংগ্রেসে অধীর চৌধুরী গোষ্ঠী এবং সোমেন মিত্র গোষ্ঠী, এই দুই গোষ্ঠীর বিবাদ দীর্ঘদিনের। অনেকেই অধীর চৌধুরী সভাপতি হওয়ার পর অনেক জায়গায় তার নিজেদের পছন্দ মতো জায়গা না পাওয়ার একটা ক্ষোভ ছিল। আর সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হয়েছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল এবং সেখানেই যে কর্মী সমর্থকের এসেছিলেন তারা স্পষ্টতই রোহন মিত্র এবং সোমেন মিত্রের নামেই স্লোগান দিয়েছিলেন এবং সেই স্লোগান দিয়েই তারা সভাস্থলে ঢুকে পড়েন। কার্যত জিতিন প্রসাদকে মাঝপথেই সভা ছেড়ে সেই জেলা সভাপতিদের সঙ্গে যে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ছিল সেই সভাস্থল ছেড়ে তিনি বেরিয়ে যান। ধন্যবাদ বিশ্বজিৎ। কলকাতা সিপির সঙ্গে ওসিদের বৈঠক, বেশ কিছু নির্দেশ দিয়েছেন সিপি। এ নিয়ে জানবো, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রতিনিধি অর্পিতা হাজরা। অর্পিতা, ঠিক কি নির্দেশ দিয়েছেন সিপি? দেখো, যেটা জানা যাচ্ছে পুলিশ সূত্র থেকে যে আজকে নেতাজি ইন্ডোরে যে মাসিক ক্রাইম মিটিং ছিল, যেখানে কিনা ওসিদের সঙ্গে সমস্ত থানার ওসিদেরকে কলকাতা পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মা তিনি বেশ কিছু নির্দেশ দিয়েছেন এই ক্রাইম মিটিং এ। মূলত সেখানে বলছে যে রোজ যেভাবে পথ দুর্ঘটনা বাড়ছে সেই পথ দুর্ঘটনাকে কমাতে হবে এবং সেক্ষেত্রে রাত্রে অতিরিক্ত নজরদারি চালাতে হবে। ড্রাঙ্কেন এন্ড ড্রাইভ অর্থাৎ বেপরোয়াভাবে যে গাড়ি চালানো বা মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালানো তার উপরে কড়া নজরদারি চালাতে হবে এবং নাকা চেকিং এর মাধ্যমে যে জয় রাইডিং বা বেপরোয়াভাবে যে মোটরসাইকেল চালানো সেগুলোকে বন্ধ করার নির্দেশে, এছাড়া ট্রাফিকের সচেতনতার উপর যে সমস্ত প্রোগ্রাম রয়েছে সেগুলোর উপরে আরো বেশি জোর দিতে হবে এবং তার পাশাপাশি আর্মস রিকভারি অর্থাৎ আগ্নেয়াস্ত্র রিকভারি আরো বেশি করে করতে হবে এবং নার্কোটিক্স অর্থাৎ ড্রাগ সংক্রান্ত যে সমস্ত কেসগুলি রয়েছে বা ড্রাগসের যে রিকভারি সেগুলোর মাত্রাও বাড়াতে হবে। সব থানাকেই, সব থানার ওসিদেরকে এমনটাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেহেতু সামনে নির্বাচন আসছে সেই কথা মাথায় রেখে আর্মস রিকভারির সংখ্যা আরো বেশি বাড়াতে হবে এবং তারই সঙ্গে রাতে যে বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানো বা এই ড্রাঙ্কেন অবস্থায় যে গাড়ি চালানো তা রুখতে হবে, এমনটাই কলকাতা সিপি অনুজ শর্মা তিনি নির্দেশ দিয়েছেন সমস্ত থানার ওসিদের। ধন্যবাদ অর্পিতা। জলপাইগুড়ির কোতোয়ালিতে বউ চুরি, ফিল্মি কায়দায় বরের গাড়ি আটকে নতুন বউ কিনে বাইকে করে উধাও প্রেমিক। বরের পরিবারকে মারধর, গয়না, মোবাইল লুঠের অভিযোগ। কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের।
যেন সিনেমা। ফিল্মি কায়দায় বরের গাড়ি আটকে বউকে ছিনিয়ে নিয়ে বাইকে করে চম্পট দিল প্রেমিক। জলপাইগুড়ির কোতোয়ালির ঘটনা। 3 মাস আগে সম্বন্ধ। গত বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির গৌরাঙ্গপল্লীর বাসিন্দা প্রশান্ত সূত্রধরের সঙ্গে বিয়ে হয় সেবা গ্রামের পাত্রের। অষ্টমঙ্গলের গিট খুলতে মঙ্গলবার শ্বশুরবাড়ি যান প্রশান্ত। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দাদা বৌদির সঙ্গে স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন প্রশান্ত। 73 মোড় এলাকায় গাড়ি আটকায় 4 যুবক। গাড়ি থেকে সকলকে নামিয়ে মারধর করা হয়। কিনে নেওয়া হয় সোনার দুল, মোবাইল। এরপর নতুন বউকে নিয়ে বাইকে করে চম্পট দেয় তারা। 73 মোড়ের পাশে পেট্রোল পাম্পের সামনে 2 যুবক এসে আমাদেরকে আমার হবু বউ মানে বিবাহিত বউকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। আমরা বুঝতে পারি নাই, তারা পূর্ব পরিচিত এবং তারা ভালোবাসায় আগের থেকে ছিল। মারধর করে গেছে আমাদের সবাইকে, ছিনতাই যে আমার কারেন্ট টেনে সবকিছু পরে প্রশান্ত জানতে পারেন 4 যুবকের মধ্যে গোমস্ত-পাড়ার একজনের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। খবর জেনে অস্বস্তিতে মেয়ের পরিবারও। এরপরই কোতোয়ালি থানার দ্বারস্থ হন প্রশান্ত। তার অভিযোগ, তাদের থানায় ঢুকতেও বাধা দেয় ওই যুবক, দেয় হুমকিও। ছেলেটার কোনো লোকাল নাম জানতে পারি, বিক্রম ঘোষ বলে ব্যক্তি। আমরা আইনি সহযোগিতা চাই, যা মেয়েটা যেখানে সুখে থাকতে চায় সুখে থাকতে পারে। আমরা তো বুঝতে পারিনি আগের থেকে, আমরা তো জানি যে বিয়ে ভালো করে দিয়েছি, ভালোভাবে থাকবে। বউ ফিরে পাওয়ার আশা নেই, তবে এ অপমান সহ্য হচ্ছে না। নিরাপত্তা চেয়ে প্রশান্তর ভরসা এখন পুলিশ। জলপাইগুড়ি থেকে শান্তনু কর, নিউজ 18 বাংলা।